Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JEM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमने किसकी बात करी थी, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। उसके बाद क्या बात करी थी भाई, उसके बाद सिलेक्शन रूल, फिर पॉपुलेशन रेशो, रोटेशन स्पेक्ट्रा, खत्म। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ले भाई अब कमाल हो जाएगा, अब तो आग लग जानी है, देख लेना तू, अब तो कमाल हो जाएगा भाई। ले भाई अब कमाल हो जाना है, अब तो कमाल हो जाना है। देख भाई पहला देख, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कह ले, या फिर इसको क्या कह ले, या फिर इसको एनर्जी एक्सप्रेशन कह ले। एनर्जी एक्सप्रेशन। देखो भाई, रोटेटिंग मॉलिक्यूल का एनर्जी एक्सप्रेशन, कितनी एनर्जी आपको चाहिए एक से दूसरे में ट्रांजिशन करवाने के लिए। सिंपल सी बात है, बात हो रखी है। आप क्या करते हो, कंसिडर ए डायाटॉमिक रिजिड रोटेटिंग मॉलिक्यूल। कंसिडर ए डायाटॉमिक रिजिड रोटेटिंग मॉलिक्यूल। ये रहा भाई, एक साइड मास m1 है, एक साइड मास क्या है, m2। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और इसके अराउंड ये रोटेशन करता होगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा r1, ये क्या होगा r2, और ये कंप्लीट क्या होगा, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस r। तो इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वेयर विदाउट गोइंग टू द डेरिवेशन, ठीक है। और जब रोटेशन हो रही है तो पोजीशन फिक्स है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, फिक्स एक्सिस पर रोटेशन है, आप कांस्टेंट कह सकते हो या फिर जीरो कह सकते हो। तो I इज इक्वल टू म्यू आर, और इसकी जो एनर्जी होगी, अगर आई म्यू क्या होगा, म्यू होगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2। अगर एनर्जी की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, क्लासिकली जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लासिकली जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्लासिकली। पर हम तो क्वांटम मैकेनिक्स वाला मॉडल पढ़ रहे हैं भाई, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ लिया आपने इसको भी, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर नीचे आई से गुणा करूं, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो भाई ऊपर नीचे आई से गुणा करता हूं, 1/2 आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर आई। एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, क्या एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जो एनर्जी है क्लासिकली वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एल स्क्वेयर बाय 2आई। जो क्लासिकली एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एल स्क्वेयर बाय 2आई। और यही क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सारी की सारी क्या है, ऑल दिस इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, जीरो है। कोई मतलब नहीं इस चीज से, मतलब किससे, मतलब सिर्फ इससे, मतलब सिर्फ इससे। और एक और चीज जिससे आपको मतलब होगा, मैं सीधा फॉर्मूला भी लिखवा सकता था पर मैं नहीं लिखवा रहा हूं। आपको पता है, आपको पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रिजिड रोटर, रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के लिए, डायाटॉमिक रिजिड रोटर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, एच साई इज इक्वल टू ई साई। हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है एल स्क्वेयर बाय 2आई ऑन साई ऑफ रिजिड रोटर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाय 2आई, और पीछे साई। तो ये हैमिल्टोनियन और ये उसकी एनर्जी, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर बाय 2आई, क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिकली।
क्वांटम मैकेनिकल। ठीक है, यहां देखो भाई, ढंग से देखना एक बार। एल को हाइड्रोजन एटम में यूज कर चुके हैं। एल को हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, तो यहां पर एल को रिप्लेस कर देंगे जे से। ये बन जाएगा ई जे इज इक्वल टू एच कट। देखो अब मैंने आपको जो शुरू में फॉर्मूला लिखवा था, एच कट स्क्वायर बाय 2i जे इंटू जे प्लस 1। जे की वैल्यूज 0, 1, 2 एंड सो ऑन। जैसे एल के लिए ml होता है, एल के लिए कौन होता है ml, और ये जे के लिए कौन होता है भाई mj होता है। mj क्या पॉसिबल है भाई, mj हैं 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां देखता हूं मैं EJ इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाय 4π² इंटू 2i जे इंटू जे प्लस 1। ये बनेगा भाई एच स्क्वेयर बाय 8π² जे इंटू जे प्लस 1। ये जूल में, या फिर मैं सीधा कह दूं जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। ठीक है, ये एनर्जी एक्सप्रेशन है और यही इंपॉर्टेंट है। अब की बार इसी से क्वेश्चन आया हुआ था, इसी से अब की बार क्वेश्चन आया हुआ था। और बी की वैल्यू क्या है, बी है आपके पास एच स्क्वेयर बाय 8π²i, वो क्या रहेगा जूल में। और अगर सेंटीमीटर इनवर्स में जो जनरली होता है तो इसको एच से डिवाइड कर दूंगा, एच बाय 8π²ic। ये किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में है। और बी क्या है, बी रोटेशन कांस्टेंट है। बी जो है रोटेशनल कांस्टेंट है, बी जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट है। याद रखने वाली बात क्या है भाई, याद रखने वाली बात ये है और ये वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और तो कुछ याद ही नहीं रखना, और तो कुछ याद ही नहीं रखना। और यहां से क्या पता चलता है कि जो डीजेनरेसी होगी वो क्या होगी, जी जे इज इक्वल टू 2j प्लस 1। जैसे L इज इक्वल टू 1 के लिए 2L प्लस 1 ml होते हैं। जैसे याद करो हाइड्रोजन एटम में क्या होता था, L इज इक्वल टू 1 के लिए, देखो L इज इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या, +1, 0, -1 होती है। L इज इक्वल टू 2 के लिए +2, 0, +1, +2, +1, 0, -1, -2। जैसे ये d ऑर्बिटल वो p ऑर्बिटल ऐसा होता है। ऐसा ही यहाँ पर जब j की वैल्यू 1 होगी तो mj की वैल्यू ये होंगी, जब j की वैल्यू 2 होगी तो mj की वैल्यू ये होंगी। मतलब आप देखोगे कि 2j प्लस 1 एनर्जी स्टेट हर एक लेवल के अंदर होंगी। जब j को 1 रखोगे तो 3 आएगा, j को 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा। ये डी जनरेसी बताता है, हर एक एनर्जी लेवल डी जनरेट होगा। क्योंकि बार बार h² बाय 8π²i लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट सारी वैल्यू है। किसी मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूस मास कांस्टेंट रहेगा और r भी फिक्स रहेगा, तो पूरा मॉलिक्यूल के लिए याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, बस j चेंज हो रहा है, बाकी सब तो फिक्स है। जी जे डी जनरेसी है, हर j की एक वैल्यू के लिए इतने एक, जैसे स्टैटिस्टिकल में कहा था लेवल के अंदर स्टेट होती है, तो स्टेट में भी पढ़ चुके हो भाई, ये तो स्टेट में भी पढ़ चुके हो। डी जनरेसी हर एक एनर्जी लेवल की, जैसे L इज इक्वल टू 1 के लिए, L इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑर्बिटल होता है, प्रिंसिपल शेल होती है। उस प्रिंसिपल शेल में कितने लेवल होते हैं, 3, एक px का, एक py का, एक pz का। इसी तरीके से j इज इक्वल टू 1 में भी 3 लेवल होंगे, एक +1, एक 0, एक -1। वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। मेरे पास है ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। जे की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, जब जे 0 होगा तो ई 0 हो जाएगा 0। जब जे 1 होगा तो ई 1 हो जाएगा b इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, 2b एनर्जी का। जब j की वैल्यू 2 होगी तो E2 हो जाएगा 6b। रख के देख लेना भाई, जब j की वैल्यू 3 होगी तो E3 हो जाएगा, ये बन जाएगा भाई 12b। जब j की वैल्यू 4 होगी तो E4 हो जाएगा 20b।
एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यहाँ बना देता हूँ सबसे नीचे वाली स्टेट ये रही भाई, उसके बाद इसके ऊपर वाली स्टेट, उसके ऊपर वाली स्टेट, ये रहा। ठीक है, ये क्या 0, ये 2b, ये 6b, ये 12b, ये 20b एंड सो ऑन। ऊपर क्या हो रहा है भाई, ऊपर एनर्जी इंक्रीज है, ऊपर क्या है एनर्जी, ठीक है। यहाँ जे की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखो डीजेनरेसी का मतलब है j इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर जी जे इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 3। यहाँ पर जी 2 इज इक्वल टू 5, G3 इज इक्वल टू 7, ऐसा होगा। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो ये स्टेट, ये लेवल है ना, ये अकेला नहीं है भाई, ये अकेला नहीं, इसके साथ दो और हैं, इसके साथ दो और हैं, इसके साथ दो और हैं, इसके साथ दो और हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये अकेला नहीं है, ठीक है, ये भी अकेला नहीं है, इसके साथ कितने हैं भला, इसके साथ तो 3 और हैं, और इन सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। इन सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ऐसा है। जब बाहर से फील्ड नहीं होती, जब बाहर से फील्ड नहीं होती तो ये एक ही जगह, एक इनकी एनर्जी सेम रहती है, लेकिन जैसे ही फील्ड आ जाएगी तो ये स्प्लिट हो जाएंगे 3 में, ऐसे 1, 2 और जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जब एक्सटर्नल फील्ड, जब बाहर से फील्ड 0 है तो ये ऐसे रहेंगे एक जगह पर। जब बाहर से फील्ड क्या होगी, जब बाहर से फील्ड अप्लाई कर दोगे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे, ये स्प्लिट हो जाएंगे भाई ऐसे, ये स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे, ये 5 में अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। उसे कहते हैं जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हो जाएगा। उधर ना जाते हुए मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ यहीं पर। देखो मैं इन सभी को भी हटा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको दिखाया था, हो गया भाई फिनिश। और जब लेनी होगी, जब आप ये सारी पेयर पढ़ोगे वहां देख लेना। देखिए ये मुझे क्या पता चल गया भाई कि अगर मुझे 0 से 1 ट्रांजिशन करवाना है ना, अगर मुझे 0 से 1 ट्रांजिशन करवाना है तो मुझे 2b एनर्जी का फोटोन डालना होगा। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर का मुझे एनर्जी गैप पता लग जाएगा और अगर मैं उसी एनर्जी का फोटोन डालूं तो वो ट्रांजिशन हो या ना हो, वो कंफर्म नहीं है। वो आपको सिलेक्शन रूल डिसाइड करेगा कि किस मॉलिक्यूल में तो आपको ये ट्रांजिशन दिखेगा और किस में ट्रांजिशन नहीं दिखेगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता, हमें दो जहां से 0 से 2 करवाना है तो 6b का डालना पड़ेगा, 2 से 12 करवाना है, 1 से 3 करवाना है तो आपको 10 का करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होगा कि आप 10 भी एनर्जी का फोटोन डालोगे तो भी लाइन आपको नहीं दिखेगी। उसके कुछ और रीजन है, वो सिलेक्शन रूल डिसाइड करेगा, वो सिलेक्शन रूल डिसाइड करेगा, वो सिलेक्शन रूल डिसाइड करेगा। देखिए भाई, अब बात करते हैं आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल दो तरीके के बताए थे। पहला ग्रॉस सिलेक्शन रूल, ये तो मैं आपको एक ही लाइन में बता दूंगा, द मोलिक्यूल मस्ट हैव, have permanent dipole moment to obtain the
रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए रोटेशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने के लिए। इसके रीजन बताने का टाइम मेरे पास नहीं है, ना ही आपके पास है। इसका रीजन होता है पर्टिकुलर, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपको रीजन से वैसे मतलब नहीं है, वैसे फर्क भी नहीं पड़ता आपको बस ये ध्यान रखना है कौन से मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होता है, कौन से में नहीं होता। जैसे H2, O2, N2, CO2, CH4, SF6, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल रोटेशनल इनएक्टिव होंगे, क्योंकि सभी में जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। जैसे HCl, NO2, NO, CH3Cl, ये सभी के सभी क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ये सभी के सभी क्या होंगे? एक्टिव होंगे। दूसरे की बात करते हैं, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ये थोड़ा सा भयंकर सा लगा है। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, जिन्होंने क्वांटम नहीं पढ़ी उनको इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर जब क्वांटम पढ़ लोगे तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये जो रूल आता है इसको किससे देखते हैं? इसको हम देखते हैं, ध्यान से सुन लो भाई, इसको हम देखते हैं ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल से। ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल से, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। ठीक है भाई, देखो वो क्या होता है? वो होता है RML इज इक्वल टू m स्टेट का वेव फंक्शन, बीच में ऑपरेटर, फिर L स्टेट का वेव फंक्शन और पीछे d टाउ। हम क्या कहते हैं, क्या पढ़ा था शुरुआत में? इफ RML इज इक्वल टू 0 देन M to L ट्रांजिशन, ये क्या होगा? ये फॉरबिडन होगा। बात पहले हो चुकी है। एंड अगर RM से L 0 के बराबर नहीं है तो M to L जो ट्रांजिशन है वो क्या होगा? वो अलाउड हो जाएगा। अब मुझे यही देखना है कि J इज इक्वल टू 0 से 1 के लिए अलाउड रहता है, 0 से 2 के लिए रहता है, फिर 1 से 2 के लिए रहता है। ये बात मुझे देखनी है। और जो एक और बात, जो म्यू ऑपरेटर यहाँ पर है वो कहाँ से आता है भाई? वो आता है कहाँ से? वो आता है ग्रोस सिलेक्शन से। यहाँ पर क्या है? डायपोल मोमेंट का ऑपरेटर है। और अलोंग द जेड एक्सिस, म्यू z इज इक्वल टू म्यू ऑपरेटर इज इक्वल टू म्यू कोस थीटा। जेड के साथ कोस थीटा आता है। ये आपका ऑपरेटर है। ये आपका क्या है भाई? ऑपरेटर है। दिस इज द ऑपरेटर। ये आपका ऑपरेटर है। इसके लिए क्या कहते हैं? वाइब्रेशन के लिए ये ऑपरेटर अलग होगा क्योंकि वाइब्रेशन का ग्रोस अलग है। रमन के लिए ये ऑपरेटर अलग होगा क्योंकि रमन का ग्रोस अलग है। तो ग्रोस पे डिपेंड करता है ऑपरेटर, ग्रोस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। देखो अब बात आती है कि जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, जो रिजिड रोटर मॉडल है, रिजिड रोटर मॉडल आपको पता है कि आपको जनरल इक्वेशन पता है, YLM प्रोपोर्शनल टू, याद करो क्वांटम में साइन थीटा की पावर मोड m, कोस थीटा की पावर L माइनस मोड m और E की पावर आयोटा m फाई। ऐसा ही करते थे। मैं क्या करता हूँ? मैं देखता हूँ s ऑर्बिटल, मतलब कि y00। ये क्या आया था भाई? ये आया था आपके पास, ये आया था 1/√4 पाई। याद होगा आपको भाई? ठीक है, y10 मतलब pz की बात कर रहा हूँ। pz क्या आया था? n कोस थीटा, याद कर लो भाई। और अगर मैं बात करूँ y20 की, ये आया था n इंटू 3 कोस स्क्वेयर थीटा -1। बताओ भाई, ऐसा ही तो था रिजिड रोटर मॉडल में। हाइड्रोजन एटम में यही तो था हाइड्रोजन में। यही किस में होंगे? यही रिजिड रोटर में भी होंगे। ये J इज इक्वल टू 0 के लिए, ये J इज इक्वल टू 0, ये J इज इक्वल टू 1 और Mj इज इक्वल टू 0, ये J इज इक्वल टू 2 और Mj इज इक्वल टू 0। यही तो थे। अब मुझे क्या करना है? मुझे देखना है
मुझे देखना है, और एल और जे एक ही बात है, एल और जे एक ही बात है, और यहां पर म्यू ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, म्यू जेड कोस थीटा, जेड लगा ले भाई पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इंटीग्रेशन 0 हुआ तो मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में। एक बार गेट में पूछ भी लिया भाई, इसलिए करवा रहा हूं डिटेल, नहीं तो सीधा भी लिख देता। देखो भाई, मैं देखता हूं j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 टू j इज इक्वल टू 1। इस स्टेट का वेव फंक्शन कौन है, इसका वेव फंक्शन है 1/√4 पाई। इसका वेव फंक्शन कौन है, n कोस थीटा। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल r 0 to 1 क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन साई 0 कंजुगेट, बीच में ऑपरेटर साई 1 डी टाउ। डी टाउ आपको पता है, आर नहीं हो तो डी टाउ क्या होता है, वैसे डी टाउ होता है आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई। अब आर तो है नहीं, आर तो फिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ सारी की सारी, देखो इंटीग्रेशन 1/√4 पाई, ऑपरेटर म्यू जेड कोस थीटा, पीछे एन कोस थीटा साइन थीटा डी फाई, और दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, ये बनेगा 1/रूट पाई म्यू जेड अपॉन 4 पाई का अंडर रूट बाहर। यहां पर देखो भाई 0 से पाई, थीटा की लिमिट यही होती है, तो क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई और पीछे डी फाई। तो ये जो आएगा ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देगा। दिस इंप्लाइज 0 to 1 इज अलाउड ट्रांजिशन, 0 to 1 is an allowed transition, 0 to 1 is an allowed transition। इस तरीके के इंटीग्रेशन में क्या, देखो ध्यान रखना भाई, जब साइन थीटा और कोस थीटा का इंटीग्रेशन और 0 से पाई लिमिट हो, जब भी कोस की वैल्यू ओड आ जाएगी, जब भी कोस की वैल्यू ओड आएगी, जब भी कोस की पावर ओड होगी तो ये होगा 0, और जब इवन पावर होगा तो ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हमेशा ऐसा होता है, आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं 0 से 2, देखो अब मैं बात कर रहा हूं j इज इक्वल टू 0 टू j इज इक्वल टू 2। इसका वेव फंक्शन फिर से 1/√4 पाई, इसका वेव फंक्शन फिर से क्या, n इंटू n डैश लिख लो 3 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, n डैश कर लो भाई इसको, क्योंकि दोनों के नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अलग अलग होंगे। तो यहाँ क्या आएगा, r 0 से 2, 0 का वेव फंक्शन, बीच में ऑपरेटर, फिर 2 का वेव फंक्शन और पीछे डी टाउ। ये बनेगा भाई 0 का, देखो 1/√4 पाई, ऑपरेटर क्या, म्यू जेड कोस थीटा, ये क्या, एन डैश, और पीछे क्या भाई, पीछे आ जाएगा साइन थीटा डी फाई। यहाँ पर n लिखना रहेगा शायद, यहाँ पर n लिखना रहेगा, n तो आएगा बाहर, कोई चक्कर नहीं, आपको तो 0 और नॉन 0 देखना है, बस वैल्यू का तो फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू जेड अपॉन 4 पाई और n डैश बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब थीटा देख लो कहाँ कहाँ है, कोस थीटा इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस थीटा इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और पीछे डी फाई 0 से 2 पाई। देखो भाई ये बनेगा दिस इज इक्वल टू
जेड अपॉन 4 पाई और यहाँ पर एन डैश। यहाँ देखना भाई, ये रूट है भाई, रूट है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे तक एरर। कोस थीटा इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 3 तो बाहर, 0 से पाई कोस 3 थीटा साइन थीटा डी थीटा माइनस देखो भाई, फिर 0 से पाई कोस 3 कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, 0 से पाई कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा और ब्रैकेट हो जाएगी बंद, इंटू 0 से 2 पाई डी फाई। देखो दोनों में n की वैल्यू ओड है कोस में और इसमें भी n की वैल्यू ओड है, ये भी 0 और ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। R02 is equal to 0. This implies J is equal to 0 to J is equal to 2 is a forbidden transition. Is a forbidden transition. ये कैसा ट्रांजिशन है भाई, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो 0 से 2 ट्रांजिशन नहीं होगा। और अगर आप देखोगे कि फॉर सिमिलरली फॉर j is equal to 1 to j is equal to 2 we get R1 to 2 not equal to 0. So overall हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, so we conclude that delta j must be equal to plus minus 1. Delta j must be equal to plus minus 1. That is transition between only adjacent level are visible or appear in the spectrum. डेल्टा जे क्या आएगा, यहां से आता है, जो आपने आज तक डेल्टा जे प्लस माइनस 1 पढ़ा है वो यहीं से आता है। कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने एनर्जी लेवल्स ऐसे बनाए हैं, अगर मैंने ये एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, अगर मैंने ये एनर्जी लेवल्स बनाए हैं पीछे बोर्ड पर, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो भाई, या तो यहां से यहां पॉसिबल होगा, यहां से यहां पॉसिबल होगा, यहां से यहां पॉसिबल होगा, यहां से यहां पॉसिबल होगा। जो ग्रीन वाले हैं वो मैं दिखा रहा हूं अलाउड, ठीक है, और जो ब्लू वाले हैं ये मैं दिखा रहा हूं फॉरबिडन। मतलब डायरेक्ट 0 से 2 नहीं जा सकता, डायरेक्ट 0 से 3 नहीं जा सकता, 1 से 3 नहीं जा सकता, 2 से 4 नहीं जा सकता। ये वाले अलाउड नहीं है। कौन से अलाउड है भाई, दैट इज ओनली दैट इज ट्रांजिशन only, that is only transition between adjacent levels are possible। या फिर ऐसा कह लो, होंगे तो बाकी भी पर वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि सिलेक्शन रूल अलाउड नहीं करता, क्योंकि सिलेक्शन रूल अलाउड नहीं करता। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो वाले होंगे, वो वाले होंगे, ठीक है। लास्ट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive levels, टू consecutive rotational energy levels। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। जैसे मैं बात करूं J2
j+1, मुझे क्या करना होगा, डेल्टा ई j2 j+1 इज इक्वल टू ई j+1 माइनस ई जे। तो ई जे तो मुझे पता है, क्या, बी जे j+1, और अब मुझे j की जगह क्या रखना है, j+1 रखना है, तो यहाँ बनेगा बी j+1 और j+1+1, ये बनेगा बी j+1 तो कॉमन, और पीछे रह जाएगा j+2 माइनस जे, यहाँ से बचेगा 2, ये आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 2b j+1, 2bj+1। एनर्जी स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, अगर मैं 0 से 1 की बात करता हूं तो ये j है और ये j+1 है। ध्यान से देखना भाई, यहाँ j लिखता हूं और यहाँ लिखता हूं j+1 और यहाँ लिखता हूं डेल्टा ई। देखो सिंपल लिख दोगे अब तो सीधा, देखो 0 से 1 2b इंटू 1 2b, 1 से 2 2b इंटू 2। अरे भाई यहाँ तो वो वैल्यू रखनी है ना, यहाँ तो j+1 रखना है, तो j+1 कौन है, ये रहा j+1, तो ये आ जाएगा 4b। यहाँ से 2 से 3, यहाँ क्या आ जाएगा 2b इंटू 3 6b, यहाँ आ जाएगा 3 से 4, यहाँ आ जाएगा 8b, 4 से 5, यहाँ आ जाएगा 10b, एंड सो ऑन।